नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1145। जांच को गए 702 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अगले आदेश तक हर सप्ताह 2 दिन के लिए देहरादून रहेगा पूर्ण बंद। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से की बात। कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। केंद्र सरकार ट्यूलिप के माध्यम से इंजीनियरिंग के फ्रेश ग्रेजुएट्स को कराएगी इंटर्नशिप। छात्रों के नवाचार बौद्धिक क्षमता से देश की आर्थिकी संवारने का रखा लक्ष्य। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ की बैठक। वर्तमान सत्र, ऑनलाइन पढ़ाई और नए सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज भी 60 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1145 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 845 हो गई है। आज 571 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि जांच को भेजे गए 702 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन के अनुसार राज्य में 39 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें सर्वाधिक देहरादून में 18, हरिद्वार में 17, पौड़ी और टिहरी में 2-2 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में आज सुबह एक कोविड पॉजिटिव युवक की मृत्यु हो गई। संस्थान के नोडल ऑफिसर कोविड डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी 26 वर्षीय युवक को 2 दिन से बुखार और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर युवक का कोविड आईसीयू में उपचार चल रहा था। इससे पूर्व कल मुजफ्फरनगर की ही एक 25 वर्षीय महिला की भी मृत्यु हो गई थी। मरने वाले मरीजों में सर्वप्रथम एक 25 वर्षीय फीमेल हैं जो कि पुरकाजी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दूसरे मरीज 26 वर्षीय पुरुष हैं जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको 3 दिन से सांस लेने में बहुत तकलीफ और बुखार था। यह जब आए थे तो इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि इमरजेंसी में पहुंचते ही इनको इंट्यूबेट किया गया। इनकी रिपोर्ट 3 तारीख को पॉजिटिव आई थी और इनको कोविड आईसीयू में भर्ती किया हुआ था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संयुक्त पहल ट्यूलिप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। इसे देश की सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटीज में मुहैया कराया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों, शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का ये पहला कदम होगा जिससे देश की युवा प्रतिभा का समुचित उपयोग हो पाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ट्यूलिप युवाओं में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था, शहरों में परिवहन सुविधा और विभिन्न कार्य योजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं की नवाचारी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग हो सकेगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में यदि सीईओ है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है। एक ने मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं पूरी दुनिया में। अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरे आईआईटी से, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाला छात्र है। इसका मतलब यह है कि आज जरूरत है इस समन्वय की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में आवश्यक सुविधाओं की
कोई कमी नहीं होनी चाहिए। होम क्वारंटीन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने औचक चेकिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले आदेश तक शनिवार और रविवार 2 दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और आपूर्ति भी जारी रहेगी। उन्होंने संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित रोजगार और आजीविका सृजन के लिए खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्राथमिकता देनी होगी। देहरादून के हालात को देखते हुए आज हमें निर्णय ले रहे हैं कि देहरादून की सब्जी मंडी को हम बंद कर रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे देहरादून को पूरे बंदीकरण का निर्णय ले रहे हैं। ये आदेश हो चुका है और 2 दिन देहरादून को सैनिटाइज किया जाएगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की वर्तमान और आगामी सत्रों की कार्ययोजना की जानकारी ली। बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान सत्र की लंबित परीक्षाओं को कराने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। राज्यपाल ने पंतनगर और भरसार औद्यानिकी विश्वविद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि और आजीविका के अवसरों पर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण बहुत से प्रवासी गांवों में आए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। साथ ही विश्वविद्यालयों को मितव्ययिता अपनाने और सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम करने का सुझाव भी दिया। एक तो हमारा जो सत्र है वो रेगुलर कैसे हो, दूसरा एग्जाम टाइम से कैसे हो, उसमें कुछ विसंगतियां हैं अलग अलग विषयों से जब बात हुई है तो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के तो अभी तक क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। कोई डेट ऐसी हो, कोई तारीख ऐसी हो जिस पे सबके एग्ज़ाम हो सकें, प्रमोट करके स्टूडेंट को, ये ठीक है, क्योंकि क्वारंटाइन के कारण उनकी पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर हो पाई होगी। और तीसरा हमने ये कहा है कि हमारे छात्र ऐसी शिक्षा ग्रहण करें इस सत्र में जिससे कि वो आर्थिक रूप से कुछ योजनाएं बना सकें, उन गांव तक भेज सकें। राजाजी नेशनल पार्क से सटे आबादी वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों को बचाने और मानव वन्य जीव के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है। वहीं रेलवे ट्रैक पर भी इन दिनों हो रहे हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए हरिद्वार से रायवाला के बीच रेलवे सोलर फेंसिंग लगा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जंतु प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बीच में ट्रेन का संचालन बंद था, लेकिन अब ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही भी देखी गई है। इसके लिए रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पार्क कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं हाथियों के कॉरिडोर को चिन्हित करते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास सोलर फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया गया है। एक स्पेशल टीम बनाई गई और ये एक मोतीचूर रेंज में स्पेशल टीम बनाई गई। 24 आवर गश्त करती हैं और रात में विशेषकर इनका गश्त रहता है ताकि वन्य प्राणियों को आबादी क्षेत्र में आएँ तो उनको किसी तरह से हानि न होने पाए, इनको आबादी क्षेत्र से जंगल की ओर भेजा गया। इससे बीट से संबंधित है जो रेलवे ट्रैक गुजरता है वो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, इन सबको निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमने पहले से ये जो है रेल मंडल रेल प्रबंधक जो है मुरादाबाद को पत्र लिखा था कि जब भी आप ट्रेन चलाएंगे उसकी सूचना हमें देंगे ताकि हम उन पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें। सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी 4.8। वहीं हरिद्वार रेंज के क्षेत्राधिकारी अजय सैनी का कहना है कि रानीपुर बीट पर करीब 5 किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग लगाई गई है। सोलर फेंसिंग लगने के बाद काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे वन्यजीव विशेषकर हाथियों की आबादी क्षेत्र में चहलकदमी कम हुई है। हमने ये फेंसिंग इस बार मार्च में पूरी कर ली थी। 4.7 किलोमीटर की फेंसिंग है और उसका परिणाम ये रहा कि जब से हमारी फेंसिंग हुई तब से लेकर के आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि हमारे जंगल का कोई हाथी वहां से बाहर निकला हो।
गौरतलब है कि हरिद्वार देहरादून के बीच कांसरो रेंज में हनीबी साउंड सिस्टम लगाया गया है। ट्रेनों की आवाजाही पर साउंड सिस्टम शुरू करने से ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलती है। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से हाथियों की गणना का कार्य 6 जून से शुरू किया जा रहा है। पहली बार ड्रोन के कैमरे की मदद से 3 दिन हाथियों की गणना की जाएगी। वर्ष 2015 की गणना के अनुसार पूरे प्रदेश में हाथियों की संख्या 1997 थी। मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त पराग मधुकर धकाते ने बताया कि 12 वन प्रभागों में फैले हाथियों के वास स्थलों से हाथियों की गणना की जाएगी। बीट वॉचर के माध्यम से इन हाथियों की गणना की जाएगी। इस बार उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाथियों की गणना की जा रही है। 6, 7, 8 जून 2020 में ये गणना की जाएगी। 3 दिन की जाएगी। पूरे प्रदेश में गणना की जा रही है हाथियों की। इसमें मुख्य रूप से जो इसकी तरीका है, ये बेसिकली है टोटल काउंट और डायरेक्ट साइटिंग के आधार पर गणना की जाएगी। 2015 में जो हाथियों की गणना हुई थी, उसमें जो हाथियों की संख्या थी वो 1797 थी और अभी जब ये गणना पूरी हो जाएगी तो इसमें अभी 2020 5 साल बाद जो हमारी गणना है होने जा रही है यहाँ पे, तो इससे हाथियों की संख्या से आकलन भी पता चल जाएगा और साथ ही में हमको मानव वन्यजीव संघर्ष के जो हमारी रणनीति बन रही है उसके क्रम में ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे गाँव है और कौन से क्षेत्र है जो संवेदनशील है। कोरोना के खिलाफ सतर्कता एक बड़ा हथियार है। बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी और व्यापार मंडल के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार के अनलॉक में छूट दिए जाने के बाद धीरे धीरे व्यापारी अपनी दुकानें खोलने लगे हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए आज बागेश्वर में व्यापार मंडल और रेड क्रॉस के सदस्यों ने व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। बागेश्वर जिले में महानगरों से अभी तक 24,312 प्रवासी आ चुके हैं। इनमें से 17,990 लोगों ने 14 दिनों का संस्थागत और होम क्वारंटीन पूरा किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराना हो या लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाना, रेड क्रॉस की टीम पूरी तत्परता के साथ इस काम को कर रही है। व्यापार संघ और रेड क्रॉस की मदद से हम लोग सबका टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर किसी का हमको टेम्परेचर गलत दिखेगा तो हम उसका मेडिकल इलाज भी करवाएंगे। संयुक्त टीम ने व्यापारियों को शारीरिक दूरी के साथ मास्क का प्रयोग कर सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने हर रोज अपनी दुकानों को सैनिटाइज कर कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। तो ज़्यादातर तो हम कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमने दूसरे स्तर से अब चला दिया है। एक तरफ से हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हुए आ रहे हैं और लगातार ये 3-4 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और पूरा हमारे जितने भी व्यापारी मित्र हैं उन सभी की थर्मल स्कैनिंग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में की गई घोषणाओं से किसान बेहद खुश नजर आ रहा है। मुख्य रूप से संगठित फार्मिंग और अनुबंध कृषि को लेकर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह सामंती ने बताया कि पहले लोग अपनी फसल को कानूनी तौर पर अनुबंध पर नहीं दे सकते थे। मंडी की बाध्यता होने से फसल का दाम भी कम मिलता था, लेकिन नई नीति के अनुसार किसानों को स्वतंत्रता है कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पावर मिल गई है हमें कि हम क्लब फार्मिंग कर सकते हैं। चाहे वो हम किसी बड़े ग्रुप को दे दें, रिलायंस को दे दें, अडानी को दे दें, अंबानी को दे दें, टाटा को दे दें, और चाहे हम किसान खुद एक समूह बनाकर उसकी हम 20-20 नाली को जोड़ के 1000 नाली बना के हम उसमें रोजगार भी दें गाँव के लोगों को और उसकी खेती भी करें। पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ, अल्मोड़ा की बात करूँ, जहाँ पे हमारी ऑर्चिड के ऐसे ज़बरदस्त इलाके हैं। हमारा पिथौरागढ़ का संतरा, अखरोट पूरे विश्व में मशहूर है, लेकिन हम वहाँ बो नहीं रहे, पहाड़ बंजर पड़े हुए हैं। पलायन जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड जूझ रहा है, 20 से 30% लोग जो दिल्ली में इस टाइम बेकार बैठे हुए हैं, परेशान हैं, वो अपने घरों को वापस आएंगे। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अल्मोड़ा के रानीखेत के किसान गोपाल उप्रेती ने अपने खेत में जैविक धनिया का 7.1 फीट ऊंचा पौधा लगाया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रगतिशील किसान को फोन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ किसानों को सम्मान मिला है, बल्कि देवभूमि का भी मान बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उपलब्धि के बाद आसपास के हजारों युवा उनसे प्रेरित होंगे।
उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1145। जांच को गए 702 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अगले आदेश तक हर सप्ताह 2 दिन के लिए देहरादून रहेगा पूर्ण बंद। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से की बात। कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। केंद्र सरकार ट्यूलिप के माध्यम से इंजीनियरिंग के फ्रेश ग्रेजुएट्स को कराएगी इंटर्नशिप। छात्रों के नवाचार बौद्धिक क्षमता से देश की आर्थिकी संवारने का रखा लक्ष्य। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ की बैठक। वर्तमान सत्र, ऑनलाइन पढ़ाई और नए सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।